कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। जान बचेगा तो लाख उपाय। राजा के साथ छोड़कर जनता में बहुत सारे सैनिक शामिल हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे, लगातार मेहनत कर रहे होंगे, है ना। कभी कभी होता है कि 1 साल 2 साल मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिलती है तो फिर मन हार जाता है, निराश हो जाते हैं। इसीलिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निखरता है। हीरा पर जितना धार लगे वह उतना खूब ठनकता है। मिट्टी के बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं कि फ्रांस की जुलाई क्रांति क्या है। फ्रांस की जुलाई क्रांति को समझने से पहले फ्रांस की जुलाई क्रांति का क्या कारण है इसके बारे में समझ लेते हैं। फ्रांस की जुलाई क्रांति का कारण है निरंकुश शासक लुई 18वां को राजगद्दी सौंपना। लुई 18वां निरंकुश था, जनताओं का ख्याल नहीं रखता था और इनको राजगद्दी सौंप दिया गया था। जनता इनसे खुश नहीं थी और इसलिए बार बार इनके कार्यकाल में विरोध कर रही थी। लुई 18वां का जब शासन चला रहे थे तो उस समय 2 जून 1824 को संवैधानिक सुधार किया। जनता बार बार विद्रोह कर रही थी, इसलिए 2 जून 1824 को संवैधानिक सुधार किया। संवैधानिक जो सुधार किया था, यह संवैधानिक सुधार 1848 तक लागू रहा। संयोग से लुई 18वां का मृत्यु हो जाता है 1824 में। लुई 18वां का मृत्यु 1824 में हो जाता है और इसके जगह पर चार्ल्स दशम को नए राजा बनाया जाता है, यानी कि राज सिंहासन मिलता है। चार्ल्स दशम लुई 18वां से 10 गुना ज्यादा निरंकुश था। समझ लीजिए, लुई 18वां जितना निरंकुश था, इससे 10 गुना ज्यादा चार्ल्स दशम निरंकुश था। यह घोर प्रतिक्रियावादी था, है ना, और यह कुलीन का और पादरियों का सपोर्टर था, सहयोग करता था कुलीन और पादरियों का। ठीक है, तो चार्ल्स दशम क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। जब चार्ल्स दशम राजा बनते हैं तो इनके कार्यकाल में बहुत ज्यादा आंदोलन होते हैं। जनता में राष्ट्रवादी भावना का विकास होता है, जनता विद्रोह करने लगते हैं, है ना। तो ये शासन चलाने के लिए अपना एगो सपोर्टर लाते हैं, अपना एगो, है ना, जिनका नाम है पोलिगनेक। क्या बनाते हैं, पोलिगनेक को प्रधानमंत्री 1830 में बनाया जाता है। पोलिगनेक को 1830 से बनाया जाता है फ्रांस का प्रधानमंत्री। पोलिगनेक जब प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, ये भी प्रतिक्रियावादी है, घोर प्रतिक्रियावादी है और जनताओं का ये भी कुछ नहीं सुनते हैं। इसके बाद 4 गो अध्यादेश पारित किया जाता है 25 जुलाई 1830 को। 4 अध्यादेश पारित किया जाता है। इस अध्यादेश में क्या कहा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाया जाता है। प्रेस जो है स्वतंत्र नहीं है ना, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। न जो पहले से जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उसको भंग कर देता है और मतदान का अधिकार संकुचित कर देता है। सितंबर में नए चुनाव की घोषणा कर देता है, यानी कि जो मतदान हुआ था, है ना, उसको तो भंग कर ही देता है। सितंबर में नया चुनाव की घोषणा कर देता है कि नया चुनाव कब होगा, सितंबर में होगा। और निर्वाचन को संकुचित कर देता है, सभी लोग अब चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं।
कौन कर सकते हैं? जो उनको खास सगी संबंधी है वही सब सिर्फ वोट कर सकते हैं ना। इससे जनता और भड़क गया। चुनाव करवा रहा है, सभी लोग वोट भी नहीं कर सकते हैं, उनका ही 2-4 आदमी वोट देगा, वो जीत जाएंगे, इसलिए जनता सब भड़क गया। और यही मेन कारण है, यही जो 4 अध्यादेश पारित किया गया था, यही मेन कारण है जुलाई क्रांति होने का। आइए देखते हैं कि जुलाई क्रांति क्या है ना। जुलाई क्रांति इसे क्यों कहा जाता है? इसलिए जुलाई क्रांति कहा जाता है क्योंकि जुलाई महीना में यह क्रांति हुआ था, इसलिए इन्हें जुलाई क्रांति कहते हैं। 26 जुलाई 26 जुलाई 1830 को फ्रांस की जनता, सारी जनता मिलकर है ना, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आंदोलन पर उतर गए, विद्रोह कर दिए है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रात भर स्वाधीनता की नारे गूंजते रहे। पेरिस जिंदाबाद, चार्ल्स दशम मुर्दाबाद, ऐसे नारे गूंजते रहे। और नारे गूंजने के बाद इसमें कौन कौन लोग भाग लिए? तब विद्यार्थी भाग लिए थे, है ना, सैनिक भाग लिए और फ्रांस के मजदूर भाग लिए। और इधर से राजा की तरफ से कौन थे? तो राजा खुद थे, उनका सैनिक था, और कुलीन था और पादरी था, ये सभी लोग थे इधर से। इन दोनों के बीच खुले में संघर्ष होते हैं और जनता और सैनिक के बीच लड़ाई होती है, विद्यार्थी और सैनिक के बीच लड़ाई होती है। सैनिक को पकड़ पकड़ के बहुत मारा जाता है, बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं, जिससे सैनिक का मनोबल गिर जाता है। और बहुत सारे सैनिक मरने के बाद सैनिक सब भी क्या करते हैं? जनता में क्रांति में शामिल हो जाते हैं। बोलते हैं भाई जान बचेगा तो लाख उपाय, राजा के साथ छोड़कर जनता में बहुत सारे सैनिक शामिल हो जाते हैं। अब सिर्फ बचता है तो जनता और कुलीन, है ना, इन दोनों के बीच लगातार 2 दिन तक युद्ध चलता है। 27 से लेकर 29 तक लगातार 2 दिन तक संघर्ष चलते रहता है। संघर्ष चलने के बाद लास्ट में चार्ल्स दशम गद्दी को छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर 27 जुलाई से 29 जुलाई तक, है ना, लगातार संघर्ष चलते रहता है। ये 3 दिन, है ना, ये 3 दिन गौरवशाली दिन माने जाते हैं। ये 3 दिन फ्रांस के गौरवशाली दिन में माने जाते हैं। साथ ही 31 जुलाई को चार्ल्स दशम, है ना, फ्रांस की गद्दी को छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है। वहां पर एक नए राजा को सत्ता मिलती है। यह आर्ल वंश के राजा थे फिलिप को राजगद्दी मिलती है। बहुत सारे संघर्ष करने के बाद फ्रांस में गणतंत्र तो स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गया। यह संवैधानिक राजतंत्र जनताओं का बहुत बड़ा उपलब्धि थी, बहुत बड़ा जीत था। यही जुलाई क्रांति से के नाम से जाना जाता है। 1830 के क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? एक व्यक्ति है मिटरनिक बोल रहा है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। यानी कि बोल रहा है फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। एग्जाम में पूछेगा कि किसने बोला था फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, तो आंसर होगा मेटरनिक ही बोला था कि फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। इनका कहने का मतलब है कि यदि फ्रांस में कुछ होता है तो यह पूरा यूरोप में होने लगता है। 1830 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुआ? फ्रांस से स्टार्ट हुआ, और सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, लगभग आधा यूरोप तक चला गया यह क्रांति। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? पहला प्रभाव पड़ा राजनीतिक एकीकरण हुआ, दूसरा संवैधानिक सुधार, तीसरा राष्ट्रवादी भावना का विकास, चौथा इटली और जर्मनी के एकीकरण के मार्ग प्रशस्त हुआ, खुल गया, और स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, यानी कि स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, इस सभी जगह पर निरंकुश शासक था, निरंकुश शासन चलाया जाता था। यहाँ पर भी क्रांतियां हुआ, यहाँ पर भी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ और निरंकुश शासन के खिलाफ सब आवाज उठाए, और वहां संवैधानिक सुधार करने पर राजाओं को मजबूर किया गया। अगर राजा जो संवैधानिक सुधार पर नहीं माने तो उनको हटा दिया गया। सॉरी।
इटली और जर्मनी का मार्ग एक हो गया। इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग खुल गया। संविधान का संवैधानिक सुधार किया गया और राजनीतिक एकीकरण किया गया। ये सभी प्रभाव 1830 के जुलाई क्रांति के हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं 1830 के क्रांति के जुलाई क्रांति के महत्व क्या है और परिणाम क्या निकले। 1830 की जुलाई क्रांति का परिणाम है कि मेटरनिटी व्यवस्था समाप्त हो गया। 1830 की जुलाई क्रांति के बाद मेटरनिटी व्यवस्था क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो मेटरनिटी अपना व्यवस्था लगाए थे वह खत्म हो गया। मेटरनिटी का व्यवस्था क्या था, निरंकुश शासक, है ना, तो यह खत्म हो गया। उदारवाद और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1830 की जुलाई क्रांति के बाद उदारवाद और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1848 के क्रांति के नींव डाला गया। मतलब 1830 में जब क्रांति हुआ था तो उसी समय 1848 में भविष्य में होने वाली क्रांति का नींव 1830 के क्रांति में ही पड़ गया। इटली और जर्मनी के एकीकरण। 1830 की क्रांति के बाद इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। यानी कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग खुल गया। पूरा इटली और पूरा जर्मनी छोटे छोटे अलग, है ना, राज्यों में बटा हुआ था। पूरा इटली और जर्मनी के एक करने का मार्ग 1830 की क्रांति के बाद खुल गया। पश्चिमी यूरोप में संवैधानिक तथा संसदीय सरकार बन गया। पूरा यूरोप दो भाग में बट गया, एक है पूर्वी यूरोप, एक है पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप में संसदीय सरकार, संवैधानिक रूप से उदारवाद लोगों का सरकार चलने लगा, जबकि पूर्वी यूरोप में निरंकुश शासन, निरंकुश लोग ही अपना शासन चला रहे हैं। 1830 की क्रांति में पूरा यूरोप इससे प्रभावित होगा। बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इन्हें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।